उसके बाद नेक्स्ट आती है एक पनामा नहर। पनामा नहर, वहाँ स्वेज नहर आई थी, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में स्वेज नहर आई थी, उत्तरी अमेरिका में आती है पनामा नहर। पनामा नहर जो है वो पनामा शहर जो है, पनामा शहर के अंतर्गत है, पनामा देश जो है उसके अंतर्गत बनाई गई है, जिसे यूएसए ने बनवाया था, यानी कि उत्तरी अमेरिका जो है वो यूएसए ने, वहाँ यूएस देश ने बनवाया था, जिसका निर्माण जो था 1914 में हुआ था। बाकी यूएसए का अधिकार जो था, यूएसए का अधिकार इस पर मात्र 85 साल रहा था। अब 85 साल का मतलब है लगभग 2000 में, यानी कि 2000 में, 6 जनवरी 2000 को विश्व जो है यूएसए को जो पनामा को सौंपा गया, यानी कि कनाडा देश जो है, पनामा नहर जो है पनामा देश में बनाई गई है, यूएसए द्वारा बनवाई गई थी। ये पूर्ण इसका जो निर्माण कार्य हुआ था 1914 1915 आपको मिल जाएगा, लगभग 12th की क्लास आप देखोगे तो वहाँ आपको 1915 लिखा मिलेगा, ठीक है। तो 1915 में यूएसए का जो अधिकार रहा था वो लगभग 85 वर्ष तक रहा था। 85 वर्ष के बाद उस यूएसए ने उसको जो है उसका अधिकार समाप्त होगा और उसे पनामा को 1 जनवरी 2000 को क्या कर दिया, सौंप दिया। तो देखिए पनामा नहर जो है पनामा देश में यूएसए द्वारा बनवाया गया। इसका निर्माण जो था, पूर्णतः निर्माण जो हुआ था 1915, आपको कई जगह 1914 भी देखने को मिल जाए, लेकिन 1915 में 12th क्लास की आप ज्योग्राफी की बुक जो पढ़ोगे उसमें सीधा सीधा दे रखा है कि पनामा नहर का निर्माण 1915 में, 1915 जो है उस 1915 में इसका निर्माण किया गया था, ध्यान रखना। अच्छा, यूएसए जो है, यूएसए का 85 वर्षों तक अधिकार रहा, ठीक है। 85 वर्ष तक यूएसए ने बनवाई थी, तो यूएसए का अधिकार जो था 85 वर्षों तक रहा था, लेकिन 1 जनवरी सन 2000 को यूएसए का अधिकार समाप्त हो गया, और इसे पनामा को सौंप दिया गया, ठीक है भाई। पनामा नहर जो है पनामा देश में है, पनामा नहर जो है पनामा देश है, यूएस जो है उसने इसका निर्माण किया था, 1915 में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद यूएसए का 85 वर्षों तक इस पर अधिकार रहा, लेकिन यूएसए का 85 वर्षों बाद अधिकार समाप्त हो गया और 1 जनवरी 2020 को यूएसए ने इसे पनामा नगर, पनामा देश या पनामा शहर को इसे क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। तो यूएसए जो पनामा नहर थी, इस पनामा नहर का ये उद्घाटन आपका रहा गया। इस पनामा नहर को अगर देखा जाए, इसकी अगर लंबाई लगभग देखी जाए तो इसकी लंबाई जो थी लगभग 82 किलोमीटर लंबाई थी। उस लंबाई के आधार पर लंबाई चौड़ाई जो है आपकी वो नहीं लिखाई। इसके बाद आता है इसकी लंबाई। देखो इसकी लंबाई जो आपको दे रखी है, यहां तक इसे उतार लो, फिर मैं आपको आगे लिख देता हूं। ठीक है, नीचे लिख देता हूं मैं आपको। इसकी लंबाई जो है लगभग 77 किलोमीटर दे रखी है। आपको एग्जैक्ट हो सकता है 82 किलोमीटर भी आपको मिल जाएगी। भूगोल की ज्योग्राफी की बुक जो पढ़ोगे उसमें आपको लंबाई 82 किलोमीटर इसकी जो है वो देखने को मिल जाएगी। 12th क्लास जो है उस 12th क्लास की ज्योग्राफी की जो बुक है उस 12th का एनसीईआरटी की जो है उसमें लगभग 82 इसे लिख रखा है, 82 किलोमीटर। बाकी आपको दोनों लंबाई याद रखनी है। अधिकतर 82 किलोमीटर जो है वो आपकी मुख्य लंबाई है। बात ये कि ये निम्न दो जलराशियों को, यानी कि ये जो नहर है, इस नहर को बनाने का उद्देश्य क्या था? इस नहर को बनाने का उद्देश्य ये था कि जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर जो है उस अटलांटिक महासागर से जोड़ना। लिख लिया आप?
ये प्रशांत महासागर प्लस अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यहाँ पर पनामा सागर और कैरिबियन, इसके यहाँ जो आएगा, यहाँ पनामा सागर है और यहाँ इसका जो है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, यानी कि पनामा नहर जो है पनामा देश में स्थित है। इस नहर का मैंने पहले बताया था उद्घाटन जो 1915 में हुआ था, 85 वर्षों तक यूएसए का अधिकार रहा था। उसके बाद इसका अधिकार जो था 1 जनवरी 2000 को पनामा देश है, पनामा शहर, पनामा नगर को सौंप दिया गया। इसकी लंबाई जो है लगभग 82 किलोमीटर है। ये प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ते हैं। प्रशांत महासागर का पनामा सागर और अटलांटिक महासागर जो है उसका कैरिबियन सागर जो है इन क्षेत्रों को जोड़ती है। अगर देखा जाए तो यहाँ अगर देखा जाए तो इस पर एक बंदरगाह है, पनामा बंदरगाह, और यहाँ है कोलोन बंदरगाह। कोलोन बंदरगाह जो है इस बंदरगाह को जोड़ती है। इन दो पत्तनों को ये जोड़ती है। पत्तनों का मतलब भी आप लेते हो तो यहाँ क्या है, पत्तनों का मतलब यही होता है कि पतन जो है उसका मतलब ये कि ये पनामा नहर जो है बंदरगाहों को, इन दो बंदरगाहों को जोड़ती है। जनजातियाँ, ठीक है, हम पढ़ेंगे अब जनजातियाँ जो हैं एक एस्किमो, एस्किमो जनजाति। देखिए ये एस्किमो जनजाति जो है ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जनजाति है। टुंड्रा प्रदेश जो है बर्फीले इलाकों में ये जनजाति रहती है, ठीक है। सबसे ऊंचे कद की लगभग जनजाति पाई जाती है, 6 से 6.5 सवा 6 फीट तक की ये जो है जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति का मुख्य अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाली। ये जनजाति जो है कच्चा मांस खाती है। अधिकतर ये अत्यधिक मात्रा में जो है ये सील मछली जो होती है उस सील मछली का शिकार ये करती है एस्किमो जनजाति। बर्फ रहती है, बर्फीले इलाकों में बर्फ रहती है, उस बर्फ जैसे ये बर्फ है, इस बर्फ के नीचे जल रहता है, उस जल के अंदर जो है मछलियां आती जाती रहती है, मछलियां उस जल के अंदर रहती हैं। ये एस्किमो जनजाति जो अपने हाथ में भाला रखते हैं उस भाले से उसका शिकार करते हैं। शिकार ये 2 प्रकार से करते हैं। 2 प्रकार के मतलब होता है, जैसे ये बर्फ है इसमें एक डंडी इधर खड़ी लगा दी, एक छिद्र इधर, 2 छिद्र कर लेते हैं। इन 2 छिद्रों में एक डंडी आप इधर लगा देते हो, यहाँ भाला लेके, जैसे ये डंडी सील मछली इसके टच होती है तो इसे ऐसे जैसे ये हलती है तो उसके बाद ये क्या भाले से उस मछली का शिकार कर लेते हैं। वहां से बर्फ को तोड़कर अपने घर ले आते हैं, उसके सील मछली का शिकार खा लेते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, वस्त्र जो है ये ना के बराबर। दूसरा शिकार जो करते हैं ऐसे यहाँ पर एक छिद्र कर लेते हैं, इस छिद्र में दाना डालते रहते हैं मछलियों के लिए और वहां से भाले का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे ही मछली के भाला लगता है बर्फ को तोड़कर ये वहां से निकाल लेते हैं। उस सील मछली का ये व्यक्ति जो है अपने आंतरिक भाग जो है अपने घर जो है उसका प्रयोग करते हैं। घर जो बनाते हैं ये लकड़ी से निर्मित घर बनाते हैं, उस लकड़ी का निर्मित घर बनाते हैं। उस घर के अंतर्गत ये व्यक्ति क्या करते हैं, आंतरिक भाग जो होता है उस आंतरिक भाग में सील मछली जो होती है उस सील मछली की खाल जो होती है ऊपर की, उस खाल का प्रयोग करते हैं। घर जो बनाते हैं हवा के विपरीत दिशा, अगर हवा इधर से आ रही है तो घर का मुख इधर होगा, हवा इधर से तो घर का मुख इधर, क्योंकि वहां पर बर्फ है। अगर विपरीत दिशा में नहीं बनाएंगे तो हवा जो है उस हवा से वो घर जो है ऐसा हो जाएगी, बर्फ आके उसमें जम जाएगी, वो घर का गेट बंद हो जाएगा, ये अंदर ही रह जाएंगे। सील मछली की खाल जो होती है इन्हें थोड़ी गर्मी यानी कि राहत दिलाती है उस शीत में, इसलिए ये व्यक्ति आंतरिक भाग में लगाते हैं। सील मछली की खाल का उपयोग आंतरिक भाग लगाने के लिए लेते हैं। मांस जो होता है उस सील मछली के मांस को क्या करते हैं ये व्यक्ति भोजन के रूप में खाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और उसके बाद अंदर जो उसकी चर्बी निकलती है उस चर्बी को ये व्यक्ति आग जलाने के लिए, थोड़े समय के लिए आग जलाने के लिए काम में होते हैं। इन व्यक्तियों के पास एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी में क्या है ये व्यक्ति जो होते हैं उस सील मछली का प्रयोग करके उस गाड़ी को ले जाते हैं। पहिए विहीन गाड़ी होती है जिसे कुत्ते या रेंडिया जो होते हैं
वो उस गाड़ी को खींचते हैं। बर्फ पर जो चलती है, बर्फ पर पहिए विहीन होती है, उसके गाड़ी जो होती है उसमें नीचे जो होता है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी जो है वो बर्फ पर ऐसे फिसल से चल जाए, पहिए वाली नहीं चलती, तो पहिए विहीन गाड़ी होते हैं। ये व्यक्ति जो अपने घर बनाते हैं, ग्रीष्म काल में घर बनाते हैं, उन घरों को, कई बार ग्रीष्म काल में जो घर बनाते हैं वो उनके अलग होते हैं, शीतकाल में जो घर बनाते हैं उन घरों को अलग नाम दिया जाता है। जैसे ग्रीष्म काल में बनाए जाने वाले घर जो है इग्लू कहलाते हैं। ठीक, इनकी गाड़ी जो है वो गाड़ी जो इनकी कयाक कहलाती है, जिसका प्रयोग ये व्यक्ति है उसको ले जाने के लिए, मछली शिकार जो होती है उस शिकार को ले जाने के लिए ये व्यक्ति उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखो मैं इसका लिखता हूं विस्तार। विस्तार जो है उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा, अलास्का, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा, ये प्रदेश जो है ठंडे प्रदेश जो है, उत्तरी कनाडा है, अलास्का है, टुंड्रा प्रदेश जो है, इनमें ये सील मछली पाई जाती है। या फिर कहें कि ध्रुव प्रदेश जो होते हैं, उन ध्रुव प्रदेशों में आपने देखा होगा ध्रुव जो होते हैं उत्तरी डिग्री या दक्षिण डिग्री ध्रुव जो होते हैं उन पर, वहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमते हैं। शीत प्रदेश जो होते हैं उन प्रदेशों में अधिकतर ये एस्किमो जनजाति पाई जाती है। एस्किमो जो है, इस एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाली जनजाति, कच्चा मांस खाने वाली जनजाति जो है तो वो होता है कच्चा मांस खाने वाली जनजाति। ठीक, ये जनजाति जो है कच्चा मांस ये खाती है अत्यधिक मात्रा में। बात ये कि ये जनजाति जो है, मैंने आपको बताया था विश्व की सबसे ऊंचे कद की जनजाति। ठीक, विश्व की सबसे ऊंचे कद की जनजाति है। ऊंचाई जो पाई जाती है इसकी 6 से 6.5 फीट जो होती है, तो 6.5 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई पाई जाती है। 6 से 6.5 फीट तक की इसकी ऊंचाई पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंचे कद की ये जनजाति होती है। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया विश्व की सबसे छोटे कद की, आपको कमेंट में बताना है कि विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी है और उस जनजाति की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, जैसे यहाँ विश्व की सबसे ऊंचे कद की जनजाति कौन सी है, एस्किमो जनजाति, जिसकी ऊंचाई है 6 से 6.5 फीट। तो आपको ये बताना कि विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी है और उस जनजाति की हाइट जो पाई जाती है, ऊंचाई जो पाई जाती है, वो कितनी है। यहां तक उतार देखो। अब इनका घर जो होता है, मैंने पहले कहा था इनका घर क्या कहलाता है, इग्लू कहलाता है। इस घर को, इनके घर को जो एस्किमो जनजाति जो है, ये एस्किमो जनजाति जो अपने घर बनाती है वो घर को ये क्या कहते हैं, ये व्यक्ति उस घर को कहते हैं इग्लू। इग्लू जो होता है, किस इग्लू की कुछ विशेषता है, जैसे मैंने पहले कहा था किससे निर्मित होता है, बर्फ से निर्मित। अब बर्फ से ऐसा मतलब नहीं है कि बर्फ से घर बनेगा। आंतरिक भाग जो है उस आंतरिक भाग में लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वो बर्फ से बनता है। और मैंने पहले कहा था आंतरिक भाग में सील मछली जिसका शिकार करते हैं, उस सील मछली की क्या है कि खाल जो होती है उसको उस आंतरिक भाग में लगाते हैं, जिससे वो उन्हें कुछ थोड़ी गर्मी पहुंचाए। इनका प्रवेश द्वार जो होता है, प्रवेश द्वार सकड़ा होता है। ठीक है, प्रवेश द्वार सकड़ा इसीलिए रखते हैं, ज़्यादा अगर प्रवेश द्वार ज़्यादा खुला होगा तो हवा ज़्यादा तेज चलेगी, ज़्यादा तेज हवा चलेगी तो बर्फ जो है वो ज़्यादा तेज अंदर आएगी, और अंदर आएगी तो उस घर को क्या कर देगी, उस घर का रास्ता जो है उसे बंद कर देती। ये जो है आंतरिक भाग में
आंतरिक भाग में सील मछली की खाल का प्रयोग करते हैं। खाल का प्रयोग करते। ये व्यक्ति जो है अपना घर जो बनाते हैं उस घर में सील मछली जो है उसकी खाल का प्रयोग करते हैं घर के आंतरिक भाग में। और इनका जो प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार जो होता है हवा के विपरीत होता है, हवा के विपरीत दिशा में। ठीक है, हवा के विपरीत दिशा में होता है। मैंने पहले कहा था हवा के अगर दिशा में होगा तो हवा दिख चलेगी, बर्फ आएगी, बर्फ के साथ वो धीरे धीरे उस घर के रास्ता जो है प्रवेश द्वार जो उसे बंद कर देगी। इसलिए ये व्यक्ति जो है अपना घर जो बनाते हैं उस घर का प्रवेश द्वार जो बनाते हैं हवा के विपरीत दिशा में बनाते हैं। ठीक है, इनका हथियार जो होता है हथियार जो होता है हार्पून होता है। उस हार्पून को हम भाला जैसे कहते हैं, हमारे यहाँ भाला टाइप में जो कहते हैं, ये व्यक्ति उसे क्या कहते हैं, हार्पून कहते हैं। यानी कि इनका हथियार जो होता है वो हार्पून होता है, हम उसे भाला जो कहते हैं ये हार्पून कहते थे। उसके बाद ये है कि ये व्यक्ति जो है इन व्यक्तियों का प्रमुख शिकार जो होता है वो प्रमुख शिकार कौन सा होगा आपका, सील मछली। मैंने पहले ही बता दिया था इन व्यक्तियों का प्रमुख शिकार, ऐसा नहीं और नहीं करते, छोटे कीड़े मकोड़े अगर मिल जाते हैं तो ये व्यक्ति उन्हें नहीं छोड़ते, लेकिन अत्यधिक मात्रा में जो होता है सील मछली का शिकार करते हैं। इनकी नौका जो है मैंने पहले कहा था, छोटी नौका जो है वो कयाक कहलाएगी और बड़ी नौका है जो उभयाक कहलाएगी। गाड़ी जो होती है इनकी एक स्लेज गाड़ी होती है, स्लेज गाड़ी की मैंने आपको विशेषताएं बताई थी, ये यहाँ तक उतार लो, उसके बाद उनको लिखाते। देखिए हथियार आपने इनके देख लिए, हार्पून है। प्रमुख शिकार जो ये करते हैं प्रमुख शिकार जो करते हैं सील मछली का करते हैं। प्रमुख इनका शिकार जो है वो शिकार क्या है, सील मछली का ये करते हैं। अब इनकी गाड़ी जो होती है, ठीक है, गाड़ी जो होती है वो स्लेज कहलाती है, स्लेज गाड़ी का नाम होता है। ये गाड़ी जो इनकी गाड़ी कहलाएगी, पहिए विहीन जो गाड़ी होती है ये गाड़ी क्या कहलाती है, स्लेज गाड़ी कहलाती है। इसकी विशेषता कुछ थी जो मैंने आपको बताया, फिर बता देता हूँ मैं, आप इनकी विशेषताएं लिख लीजिए। स्लेज गाड़ी जो है लिखो, ये पहिए विहीन गाड़ी होती है। विशेषता मैं बोल देता हूँ आपको, आप लिखते रहना। पहिए विहीन गाड़ी होती है। उसके बाद सेकंड है, इसको मुख्यतः, इसको स्लेज गाड़ी को, इसको मुख्यतः कुत्ते या रेंडियार खींचते हैं। ये जो है स्लेज गाड़ी जो है, इस स्लेज गाड़ी को मुख्यतः कुत्ते या रेंडियार खींचते हैं। बर्फीले स्थानों पर प्रयोग होती है। स्लेज गाड़ी जो है अपने यहाँ जैसे आप करोगे रास्ते पर, रोड पर, तो यहाँ कम प्रयोग में ली जाती है, यहाँ प्रयोग नहीं आएगा उसका लगभग। यहाँ तो पहिए की गाड़ी चलेगी, ये पहिए भी नहीं, इसलिए ये जो है अत्यधिक मात्रा में जो होती है ये बर्फीले स्थान जो है उन बर्फीले स्थानों पर ही प्रयोग में ली जाती है, बर्फीले स्थानों पर इसका प्रयोग होता है। और उसके बाद ये कि ये जो गाड़ी निर्मित होती है ये या तो लकड़ी की बनी हुई होती है या फिर सील मछली जो होती है उस सील मछली जो है उस सील मछली के शिकार से, सील मछली की हड्डियों से बनाई जाती है। हाँ, इनकी छोटी नौका जो होती है वो कयाक कहलाती है। छोटी नौका जो है कयाक, छोटी नौका को कयाक कहा जाता है। हाँ, वो थी ये आपकी इनकी विशेषता गाड़ी की है, जो विशेषता लिख लो। ऐसे तो छोटी मोटी बहुत चीज़ें हैं जो आपको नहीं, ठीक है। ये आपकी स्लेज गाड़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट